नमस्कार मित्रों, डे एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हिस्ट्री का क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिटी का भी फिर से क्लास होगा, कुछ और सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। एनसीईआरटी का भी सीरीज स्टार्ट होगा, एनसीईआरटी के एमसीक्यू भी स्टार्ट होगा। अभी लेकिन हिस्ट्री का सीरीज है। हिस्ट्री के सीरीज में आप लोग क्या पढ़े थे? एंशिएंट वाला पोर्शन चल रहा है, उसमें पाषाण काल आप लोग पढ़ लिए थे। ताम्र पाषाण काल भी आप लोगों ने पढ़ा। सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, राइट? यानी कि पत्थर, ठीक है, पाषाण, पाषाण से फिर कॉपर, राइट, यानी कि ताम्र पाषाण। उसके बाद आप ब्रोंज एज देख रहे हैं ना, ब्रोंज एज मीन्स कांस्य सभ्यता देख रहे हैं। उसके बाद आप किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल के हिसाब से आयरन एज में जाएंगे आप, राइट। तो उस तरीके से तो हम लोग अभी सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, ब्रोंज एज पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉपर प्लस ट्यूब प्लस एसन मिलकर जो बनता है ना कांस्य, वही है। कॉपर और टीन मिलकर कांसा बनता है, तो उसी में हम लोग पढ़ रहे थे। कल के क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा एक साइट, मैंने बोला है कि एक साइट एक दिन में सारा साइट ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो 3-4 साइट आज लेंगे। हड़प्पा के बारे में कल आप लोग पढ़े थे, दयाराम साहनी के बारे में सुने थे, ठीक है, जॉन मार्शल के बारे में सुने थे, इन सब सारे के बारे में आप लोग सुने थे। आज कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, 2-4 क्वेश्चन कुछ करने की कोशिश करेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसे कुछ क्वेश्चन करने की स्थिति में है या नहीं है, राइट। तो कुछ कुछ फैक्ट्स भी आएंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, दोनों को हम लोग देखते हुए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट राउंड में एक बार हम लोग क्या करेंगे, जितने पूरे के पूरे साइट्स हैं उस साइट को देख लेंगे। देन आफ्टर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसका सोशल क्या था, राइट, सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, ये सब सारी चीजों को देखेंगे। क्या क्या वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या क्या वहाँ की विशेषता है सिंधु सभ्यता का, उसे देखेंगे। देन पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे उसका। तो आज हम लोग एक नया साइट देखते हैं, कौन सा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। थोड़ा सा जिक्र हम लोग कल के क्लास में भी किए थे, हड़प्पा का भी के साथ साथ मोहनजोदड़ो का भी जिक्र किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा मोहनजोदड़ो की चर्चा करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोहनजोदड़ो को जो इंपॉर्टेंट जो कुछ मिला है यहाँ पे एक्सकवेशन में, खुदाई में, उसका जिक्र हम फिर करेंगे, ठीक है, उसका जिक्र हम फिर करेंगे। जैसे इमारत जब पढ़ेंगे तो इमारत में हम लोथल वाला भी लेंगे, मोहनजोदड़ो का भी लेंगे, तो एक बार और रिकॉल होगा आप लोग का, राइट। लेकिन अभी थोड़ा सा साइट वाइज देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान में हम लोगों ने चर्चा किया था 4 प्रोविंस है, उसमें एक प्रोविंस कौन सा? सिंध है, ठीक है। तो सिंध प्रांत पहले हम लोग को देखना है कौन सा प्रोविंस में आता है, इंडिया के कौन सा स्टेट में आ रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान के किस स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो स्टेट है उस स्टेट में क्या है? सिंध प्रांत हो गया, राइट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखना है कौन सा जिला में आ रहा है, राइट। तो इंडिया के संदर्भ में भी ऐसे ही देखना है, पाकिस्तान के संदर्भ में भी ऐसे देखना है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा जिला? लड़काना जिला। उसके बाद हम लोग रिवर देखेंगे। तो एक बार हम लोग ऐसे मैच भी कर लेंगे, यानी एक तरफ सारे साइट्स देखेंगे और दूसरी तरफ सारे रिवर्स को देखेंगे, वैसे भी एक बार पढ़ लेंगे। लेकिन अभी चूंकि जो जो अच्छे हैं 8-10 कम से कम जो साइट्स हैं जो मेन मेन, उसका हम लोग 1 बाय 1 भी करके देखते हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा जिला? लड़काना जिला में, ठीक है। नदी कौन सा रहेगा? सिंध प्रांत है तो सिंधु नदी रहेगा। हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी नदी के किनारे था, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी किनारे था, पाकिस्तान सिंधु नदी किनारे, क्योंकि सिंध प्रांत है इसका, है ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, राइट। ध्यान देना है, एक किनारे पे मोहनजोदड़ो है, दूसरे किनारे पे अभी जस्ट हम पढ़ेंगे चनहुदड़ो आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे कभी यूपीएससी के प्री वाला जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंस वाला, प्री में तो आएंगे ही, मेंस वाला जो क्वेश्चन जो साइट को दिखाना होता है, एक बार थोड़ा सा मैपिंग से भी हम लोग देख लेंगे, मोहनजोदड़ो किधर पड़ रहा है, चनहुदड़ो किधर पड़ रहा है, लोथल कहाँ पे पड़ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंडेटरी होता है अटेम्प्ट करने के लिए यूपीएससी मेंस में। नगर का डायमेंशन इसका बताइए, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। किलोमीटर मतलब फिर किलोमीटर स्क्वायर समझिए इसको, ठीक है। एरिया इसका मोहनजोदड़ो का इतना समझिए। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया था, किनको श्रेय प्राप्त है? तो पता है आप लोग को, राखाल दास बनर्जी को। कब? 1922 में, ठीक है। 1921 में हड़प्पा का दयाराम साहनी, 1922 में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का। ये आप लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो 1922 में खोजने का श्रेय किसको? राखाल दास बनर्जी को, ठीक है। और इसको डिवाइड किया गया पूर्व और पश्चिम, ठीक है, पूर्व और पश्चिम दिशा में प्राप्त 2 टीलों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों में क्या क्या मिला? एक विशाल स्नानागार, इसकी चर्चा हम लोग डिस्क्रिप्शन काफी डिटेल से करेंगे। विशाल स्नानागार का चर्चा करेंगे, अन्नागार का चर्चा करेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि ये सब मेन चीज है जो हमेशा पूछता है ये सब, ठीक है। तो अभी बस ये ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, और एक अन्नागार भी मिला है। स्नानागार मतलब रिलीजियस प्लेस हो गया, धार्मिक तरीके से जहाँ जो रिलीजियस बात वगैरह होता है वो। अन्नागार मतलब एक तरीके से जो जिसको आप कहते हैं कोठार के रूप में ना, जहाँ धान वगैरह, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है, तो विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? बृहद भवन हो। तो हम लोग एक बार स्मारक जब पढ़ेंगे कौन कौन से
वहाँ पे स्मारक मिले हैं, कौन कौन से बड़े बड़े भवन मिले हैं, तो उसमें हम लोग दोनों को देखेंगे, राइट। एक हम लोग देखेंगे इसे अन्नागार को देखेंगे और एक विशाल स्नानागार को देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक। और उसके इसके अतिरिक्त क्या मिला है? सभा भवन मिला है और पुरोहित आवास के ध्वंसावशेष भी मिले हैं, ठीक है। पब्लिक प्लेस में क्या मिला है? एक सभा भवन, एक पुरोहित, ठीक है, पुरोहित आवास के ध्वंसावशेष भी मिले हैं। सभा भवन और पुरोहित आवास के ये तो हम लोग पढ़ लिए। और जो डिवाइड किया गया पूर्व और पश्चिम में, राइट, तो पश्चिमी भाग में दुर्ग टीले को क्या कहा गया? स्तूप टीला कहा गया। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि स्तूप टीले की विशेषता कहाँ से है, किस साइड का है? तो मोहनजोदड़ो की विशेषता है, पूर्व पश्चिम में डिवाइड किया गया जो, ठीक है। तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है, ठीक है। और आप लोग अभी देखे होंगे यही पश्चिम टीला जिसको नगर, ठीक है, यानी कि उसको नगर भी कहा जाता था, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे कुषाण लोग जो है उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुषाण शासकों, मतलब कुषाण शासकों का एरिया कौन सा रहेगा? वही रहेगा, वेस्टर्न एरिया वाला रहेगा, सारा पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत वाला रहेगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कुंभकारों के 6 भट्टों का अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, ठीक है, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कांसे के नेतृत्व, नारी मूर्ति, ये जो है ना ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। एक एक चीज से आपको दिखेगा, हर चीज कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, राइट। जैसे ये यहाँ पे आपको कारीगर का दिखेगा, ठीक है, सीपी की बनी पटरी, यहाँ भी कारीगर दिखेगा। ये आपको रिलीजियस शो करेगा, कांसे की डांसिंग जो स्टेचू है कांसे की, है ना, कांसे अपने आप में क्या होगा? मेटल का दिख रहा है। उसके बाद डांसिंग यानी कि आर्ट के बारे में मिलेगा। तो ये सब थोड़ा सा देखना है। अच्छा, फैक्चुअल आपको याद करना है तो फैक्चुअल हम अलग से सारा ले लेंगे, जो 6-7 जो साइट्स हैं वहाँ पे जो जो मिले हैं उसका एक हम फॉर्मूला करके आप लोगों को बता देंगे। एक दो तो होगा भी, एक दो यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा, वहाँ पे अवेलेबल भी होगा। चलिए अब थोड़ा सा देखिए इसके बारे में। और मृतकों का टीला, शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला, लेकिन कैसा शाब्दिक अर्थ? सिंधी भाषा में, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी उपाधि है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, किसे कहा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट तो राखालदास बनर्जी। और बृहद स्नानागार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। डायमेंशन इसका कितना है? उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर, ठीक है। किसकी ये डायमेंशन है? स्नानागार के। बृहद जो स्नानागार मिला है उसका डायमेंशन दिखा रहा है, कैसे कैसे उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है। वैसे डायमेंशन तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, तो डायमेंशन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके मध्य में एक निर्मित स्नान कुंड है, जहाँ पे जो स्नान करने के लिए फैसिलिटी है उसका, तो उसका भी डायमेंशन बस हमने दिया है, लेकिन पूछता नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जो विशाल स्नानागार मिला है इसके बारे में, ठीक है, एक स्टेटमेंट आया। किसका स्टेटमेंट आया? मार्शल का। क्या है? जॉन मार्शल का। क्या स्टेटमेंट है? तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार उठा के पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है उसके संदर्भ में किसने कहा कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, ठीक है। तो ऐसे पूछ देता है किसने कहा है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये लिमिट नहीं है, क्योंकि बड़ा इससे फेमस है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु, ये सब जो अपना वैदिक सभ्यता, ये सब। और सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। अभिलेख यानी कि ऐसा सील, ऐसा मुहर जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, राइट। लेकिन ये अलग बात है कि उस लिखा हुआ चीज को हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया अभी, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है उसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, लिखा हुआ मुहर। अन्नागार का डायमेंशन है ना, वहां पे हम लोगों ने तो क्या पढ़ा? स्नानागार पढ़ा, अन्नागार पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायमेंशन के साथ देख रहे थे। डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस अन्नागार एक नजर बस खाली देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एक विशाल भवन मिला है। एक विशाल भवन को कई बार ना इसको पुरोहित आवास भी कहते हैं या पुरोहितों का विद्यालय भी कहा जाता है। तो पुरोहित शब्द अगर आ जाए तो पुरोहित शब्द तो वैसे जो है ना सिंधु सभ्यता में नहीं है, ठीक है। पुरोहित वगैरह जो ओरिजिनल जो पुरोहित का काम था ये सब कब आएगा? ये सब वैदिक सभ्यता में आएगा। लेकिन कहीं अगर आ जाएगा कि पुरोहितों का वास है, पुरोहित वास या पुरोहितों का विद्यालय, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे पुरोहित कैसे आ गया, राइट। यानी कि उपाधि दी गई है, ठीक है, उपाधि दी गई है। यानी कि जो ये सब मिल रहा है बृहद स्नानागार है ना, उसके बगल में एक जो विशाल भवन मिला है, बृहद स्नानागार के बगल में जो एक विशाल भवन मिला है उसको पुरोहित आवास या फिर पुरोहितों का विद्यालय कहा जा रहा है। यानी कि वो वाले पुरोहित नहीं है जैसे वैदिक सभ्यता में आपको रिलीजियस बेस ज्यादा पुरोहित रहेंगे, उस टाइप के पुरोहित नहीं है। बस एक टाइटल दे दी गई है, उपाधि सा दे दिया गया है। किसको? भवन को, ठीक है, सभा भवन को उपाधि दे दिया गया जो विशाल भवन मिला है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर कर दिमाग में रहना है कि यहाँ पे रिलीजियस कंडीशन वैसा नहीं रहेगा।
रिलीजियस कंडीशन मतलब एक स्टेब्लिश्ड जो रिलीजन होता है उस टाइप से नहीं है, बस मिस्टीरियस कुछ पोर्शन है, लेकिन स्टेब्लिश रिलीजन आपको वैदिक काल में मिलेगा। ठीक है, यही दोनों में वैदिक और सिंधु सभ्यता में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है। और एक विशेषता क्या है, इसकी सड़कें थी। ठीक है, सड़क का डायमेंशन जो है 9 जो है चौड़ाई 9 मीटर के आसपास करीब करीब चौड़ा था। इसको क्या कहा गया, राजपथ कहा गया। तो आज भी है दिल्ली में राजपथ देखे होंगे ना, यानी कि राजपथ क्या एरिया क्या है, रोड का नाम है राजपथ। ठीक है, सड़कें कैसे जा रहा है, सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर सड़क काट रहा है। ये तो आपको विशेषता भी बताना होगा, राइट। लेकिन ये सब मोहनजोदड़ो की ही विशेषता ध्यान में रखना है, सड़कें समकोण पर काटती हुई ये मोहनजोदड़ो की विशेषता है। ठीक है, और नगर को कैसे कैसे बांट रहा है, जैसे सड़क जो है समकोण पर काट रहा है, 90 डिग्री एंगल पे काट रहा है, तो नगर हो जा रहा है क्या, वर्गाकार हो जा रहा है या चतुर्भुजाकार हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे काट रहा है तो नगर कैसे होगा, या तो वर्गाकार हो जाएगा वर्ग के आकार का, या चतुर्भुजाकार हो जाएगा। वर्ग के आकार का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे वर्गाकार हो जाएगा या फिर चतुर्भुजाकार, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से कट रहा है सारा, इस टाइप से दिख रहा है। सड़कों के एक दूसरे के समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। ये टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, जो सड़क जो समकोण पर कट रहे हैं 90 डिग्री राइट एंगल पे जो कट रहा है उसको क्या नाम दिया गया है, ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस अगर नाम, जैसे कल आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कल आप लोग पढ़ा था माउंटेन एबी जो पढ़ा था वो हड़प्पा के लिए है, राइट। उसी तरीके से जो हड़प्पा में जो कब्रिस्तान मिला उसको क्या नाम दिए थे, समाधि यार 37 दिए थे, समाधि यार 37 दिए थे हड़प्पा के लिए। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो के लिए भी एक जो टर्म है, जैसे मृतकों का टीला आप लोगों ने पढ़ा, राइट। और ये ऑक्सफोर्ड सर्कस, ठीक है, नया नया टर्म है, कभी भी आ जाता है तो फिर थोड़ा सा दिमाग जो है काम नहीं करता है, किसकी विशेषता है, तो किसका विशेषता है, ये सब मोहनजोदड़ो के ना। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या कहा गया है, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में जो स्थित दुर्ग टीले है उसको स्तूप टीला भी कहा जाता है। ठीक है, जो दुर्ग टीला है पूरा पश्चिम में जो डिवाइड है, तो पश्चिम भाग वाला जो है दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुषाण लोगों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये सब हमने रिपीट कर दिया है कि थोड़ा सा जल्दी याद हो जाए। एक ध्यान में ये रखना है कि कांसे की बनी डांसिंग मूर्ति, कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी एक विशेषता इसलिए है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि किस टाइप के गॉड को पूजा करते थे लोग और उससे कैसा रिलीजन दिखता है। ठीक है, कैसा रिलीजन दिखता है, यानी कि पुरुष वाले गॉड मिलते हैं या फिर मेल गॉड है, फीमेल गॉड है, इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने आप से कि मेल गॉड मिला है, फीमेल गॉड मिला है। अब जिसकी बहुलता ज्यादा रहेगी उस तरीके से सोसाइटी दिखता है कि सोसाइटी में उसकी बहुतायत थी, तो सोसाइटी उस टाइप का होगा, मैटरनल सोसाइटी होगा या पैटर्नल सोसाइटी होगा, इन सब सारी चीजों से। इसीलिए ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो से ही सारा कुछ मिला है, यानी कि कांसे की बनी डांसिंग लेडी की मूर्ति। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है, ये हम लोग आगे फिर से चर्चा करेंगे इस टर्म का। ठीक, उसके बाद पुजारी, पुजारी की मूर्ति, पुजारी मतलब योगी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी, योग की मुद्रा में बैठा हुआ एक पुजारी की मूर्ति मिला है, मूर्ति। उसके बाद मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति। अगर थोड़ा सा अगर शिव के बारे में कहा जाए कि जो वहां पे मुद्रा था, मुद्रा पर पशुपति नाथ यानी कि जो लॉर्ड शिव हैं उनकी मूर्ति, उनकी एक स्टेचू वो भी मिला है, मुद्रा पर अंकित है, एक तरीके से स्टेचू अलग से नहीं है, मुद्रा पर अंकित है। ये सब आप लोगों ने देख ही लिया, कुम्हारों के 6 बट्टे, सूती कपड़ा, ये सब, हाथी का कपाल। अब सूती कपड़ा, सूती कपड़ा का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कॉटन का प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, और कॉटन का प्रोडक्शन करने का है ना सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला है, हड़प्पा, आपको सिंधु सभ्यता से ही मिला है। यानी कि हम लोगों ने कॉटन का प्रोडक्शन करना शुरू किया था, कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा वासियों की विशेषता मानी जाती है। यानी कि सूती कपड़ा अगर पूछा जाए तो सूती कपड़ा का भी साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। ठीक है, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का, तांबे मतलब एक क्या होगा, मेटल्स। ठीक है, सीपी की बनी हुई पटरी, अब अंतिम स्तर पर बिखरे कुएं से प्राप्त नर कंकाल। ठीक है, इससे पता चलता है कि थोड़ा सा यहाँ पे किसी ने कोई ना कोई अटैक किया होगा, राइट। लास्ट मोमेंट में मिला था, मोहनजोदड़ो के अंतिम अवस्था में मिला था कुछ नर कंकाल का अवशेष। तो इससे पता, कई बार इससे एक लिंक भी दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्यन लोग इस पर आकर अटैक किए थे, मोहनजोदड़ो पर आकर अटैक किए थे, और यही जो है आर्यन लोग है ना सिंधु सभ्यता के पतन के या मोहनजोदड़ो के पतन के कारण माने जाते हैं। तो ऐसे करके कई बार आप लोग मेंस वगैरह में भी लिखिएगा। घोड़े के दांत भी मिले हैं, ठीक, और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। तो थोड़ा थोड़ा कर करके देखना है, बहुत ज्यादा एक ही बार नहीं याद करना है, थोड़ा थोड़ा कर करके याद करेंगे तो अभी याद करने की स्थिति में रहेंगे। जो मेन मेन चीजें हैं कम से कम वो सब तो याद हो जाएगा। पशुपतिनाथ जो है, कांसे के बने नृत्यरत नारी की मृत्यु हुई है सब मूर्ति,
ये सब कुछ कुछ आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक ध्यान में देखना है जो पॉपुलेशन था मोहनजोदड़ो में, किस टाइप का पॉपुलेशन था। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो वास कर रहे थे, जो निवास कर रहे थे, किस टाइप के पॉपुलेशन थे। ठीक है, प्रोस्टेलाइट थे ना, प्रोटोस्टेलाइट थे, या फिर भूमध्य सागरीय थे, या फिर अल्पाइन थे, मंगोलाइट थे, किस टाइप के प्रजाति थे। तो मोहनजोदड़ो में 4 प्रकार की जनसंख्या निवास कर रही थी, और चारों प्रकार में देख लीजिए मिश्रित प्रजाति थी। ठीक है, मिश्रित प्रजाति की थी, और कम से कम वहां पे अगर फाइंड आउट किया गया है तो 4 प्रकार के प्रजाति तो थे ही थे। कौन कौन थे? प्रोटोस्टेलाइट थे, काकेशियन, ठीक है, प्रोटोस्टेलाइट जो मेन होते हैं जो इंडिया में है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, मेडिटेरियन जो थे, अल्पाइन थे, और मंगोलाइट थे। मंगोलाइट जो मंगोल वाला बीच वाले एरिया से आते थे सब। ठीक है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः कौन से थे अगर पूछा जाए तो भूमध्य सागरीय थे। कई बार क्वेश्चन आता है और ऐसे ही अचानक से जो है ना क्वेश्चन आएगा और दिमाग जो है काम नहीं करेगी कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन कुछ रहते हैं जिसको फैक्चुअल भी आप लोग को याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट वाइज तो याद करना ही करना है। तो अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के लोग सबसे अधिक थे, ठीक है, तो कौन से थे? भूमध्य सागरीय लोग सबसे अधिक थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर से प्राप्त कुछ सामूहिक नर कंकाल, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, कुएं से कुछ नर कंकाल मिले हैं, और कुएं के सीढ़ियों पर पड़े स्त्री का बाल अनुमान किसी विदेशी आक्रमण से इस नगर का पतन, ऐसा कुछ माना जाएगा, क्योंकि एक ही जगह काफी बल्क में अगर नर कंकाल मिल रहा है तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लोग आ करके अटैक किए होंगे। ठीक है, और वहीं पर कुएं की सीढ़ियों पर पड़े स्त्री के बाल, ठीक है, तो इससे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई अटैकर लोग आए थे और आकर के कुछ अपना अटैक किए थे, और सभ्यता के विनाश में शायद में भी एक रीजन बनेंगे। मोहनजोदड़ो के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक और चनहुदड़ो, एक साइड और देखते हैं या 2 साइड और देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो आप लोगों ने देख लिया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो का थोड़ा चनहुदड़ो देख लेते हैं, चनहुदड़ो क्या आता है। ठीक है, तो चनहुदड़ो वही है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, कई बार ऐसे साउथ भी लिख देता है, तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है चनहुदड़ो। राइट, मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों एक ही साथ याद रखना है। कौन किए थे इसके खोज? 1931 में कौन किए थे? एनजी मजुमदार। रखाल दास बनर्जी किसका खोज किए हैं? रखाल दास बनर्जी आपको मोहनजोदड़ो का खोज किए हैं। दयाराम साहनी किसका खोज किए हैं? हड़प्पा का खोज किए हैं। चनहुदड़ो का खोज कौन करेंगे? एनजी मजुमदार करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ मैके भी जुड़े हुए हैं, मैके बाद में करेंगे, सबसे पहले 1931 में करेंगे एनजी मजुमदार, और मैके 36 के आसपास करेंगे, 35-36 में मैके करेंगे। यानी कि दोनों नाम, दोनों पर्सनालिटी जुड़े हुए किससे? चनहुदड़ो से। तो 3 का आप लोग नाम सुन लिया, दयाराम साहनी, हड़प्पा, रखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो, और एनजी मजुमदार, चनहुदड़ो। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर करके याद रखना है, क्योंकि चनहुदड़ो को भी महानगर की संज्ञा दी गई है ना, नगर में 6 नगर में चनहुदड़ो भी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली, ये सब बनवाली भी कई बार करते हैं। यहाँ सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा, ध्यान देना है यहाँ पे, सैंधो संस्कृति के अतिरिक्त यानी कि जो प्री है ना, यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले वाला भी कल्चर चनहुदड़ो में मिला, इसीलिए इसको प्राक हड़प्पा संस्कृति। प्राक हड़प्पा मतलब क्या? हड़प्पा संस्कृति तो है ही, हड़प्पा संस्कृति जब से अपना अस्तित्व में आया सो आया ही, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के समय में पूरा ऑल ओवर इंडिया में क्या है? नवपाषाण काल है। ठीक है, नवपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल भी अलग से आया, लेकिन नवपाषाण काल में से कुछ ऐसा सभ्यता बन गया जो एक अर्बनाइजेशन में बन गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के रूप में कन्वर्ट हुआ, यानी कि प्राक हड़प्पा का भी अगर एविडेंस कहेंगे तो चनहुदड़ो से मिलता है। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, ध्यान में रखना है। यानी कि चनहुदड़ो में जो प्राक हड़प्पा वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्राक हड़प्पा संस्कृति का जो कल्चर है, उसको कौन सी संस्कृति कहते हैं? झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है कि झूकर और झांगर संस्कृति किसकी विशेषता है? तो चनहुदड़ो की विशेषता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में चनहुदड़ो की विशेषता है, लेकिन किसका लक्षण है ये, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? प्राक हड़प्पा का। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। तो सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति से झुकर और झांगर संस्कृति करते हैं कि अवशेष मिले। संभवतः ये क्या था? औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक हब था चनहुदड़ो, और वैसे भी आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ के एविडेंस अभी भी आज के डेट में भी यूज कर रही है महिलाएं लोग। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग देखेंगे क्या क्या इसमें आता है ना, लिपस्टिक वगैरह सारा यहीं से आएगा, यहीं की फैक्ट्री में मिलेगा, बनाने की एक फैक्ट्री थे। तो औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। यानी कि सब इंडस्ट्री है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? मणिकारी का प्रोडक्शन हो रहा है, मुहर बनाने के सील यहाँ पर बन रहा है, सील यहाँ पर बनेगा और हर जगह इसका यूटिलाइज होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो मेजरमेंट करने वाले चीजें हैं, ठीक है, मेजरमेंट मतलब जो भार है, माप है, ठीक है, माप का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट करने के लिए कुछ बनेगा, जो बटखारा है जिसको आप लोग बोलते हैं मेजरमेंट, जो स्केल बनता है। ठीक है, स्केल का मेजरमेंट, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, इंडस्ट्री टाइप से हुआ, कहाँ पे? चनहुदड़ो में है। ठीक है,
मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, ठीक है। ये जो मैके हैं 1935-36 में जो साथ जो जुड़े थे उत्खनन में, इन्होंने बोला है कि मनका बनाने का कारखाना यहाँ पे मिला है, कहाँ, चनहुदड़ो में। तो काफी अच्छी बात है। और भट्ठी प्राप्त हुई है, यानी कि फैक्ट्री और भट्ठी, किसका, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से साइट है कि इंडस्ट्रियल हब के रूप में था, या जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता था, है ना, तो आपको क्या करना है, आंसर चनहुदड़ो में होता था, ठीक है। और अवशेष में क्या मिलेगा, यहाँ पे अवशेष में उसी टाइप से चीजें मिलेगा, देख लीजिए। अलंकृत हाथी, खिलौने कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पक्षी, टॉय वगैरह कहाँ पे मिलेगा, टॉय वगैरह के यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कुत्ते और बिल्ली का पीछा करते हुए पक्षी, यानी कि डॉग से, कैट से, ये सबसे फेमिलियर है लोग। सौंदर्य प्रसाधन, जो महिलाओं के खास करके सौंदर्य प्रसाधन है, वो सब चीजें उसका फैक्ट्री के रूप में यहाँ पे है ना, एक इंडस्ट्री के रूप में, किस चीज का, लिपस्टिक का, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक, जो कि सिंधु सभ्यता वाले, चनहुदड़ो वाले जो लिपस्टिक जो प्रोडक्शन शुरू किए, वो आज तक प्रोडक्शन जारी है और यूज भी करती है महिलाएं अभी भी लिपस्टिक का, ठीक है। शब्द भी वही है, एज इट इज, जो लिपस्टिक वहां था वही आज भी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। नॉर्मली जो ईंट होता था कैसा होता था, नॉर्मली ईंट जो है क्या होता था, इस टाइप से होता था, लेकिन ये कर्व के आकार का, वक्राकार ईंटें मिली है चनहुदड़ो से, राइट, ध्यान में रखना है इसको। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है। जैसे आप लोग मोहनजोदड़ो में पढ़े थे, मोहनजोदड़ो में दुर्ग मिल रहा था, ठीक है, टीला मिल रहा था, राइट, उस तरीके से यहाँ दुर्ग का कोई एविडेंस ऐसा सच नहीं मिला है। तो ये हो गया आपका चनहुदड़ो का। लेकिन और कुछ कुछ मिला है। और मुहर और गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था। इसकी तो फैक्ट्री मिली एक तरीके से, मुहर तो बन के पूरा सप्लाई हो रहा है हर जगह। गुड़ियों के निर्माण, ठीक है, इसका भी फैक्ट्री एक तरीके से मिला है। लिपस्टिक वगैरह का भी फैक्ट्री एक तरीके से मिला है। हड्डियों में भी अनेक वस्तुओं का निर्माण, ठीक है, बोन से भी जो हड्डी होते हैं, हड्डियों के भी उपकरण यहाँ पे एक तरीके से पाए गए हैं। खोज 1931 में गोपाल मजुमदार, इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया। गुड़िया निर्माण कारखाने का अवशेष पढ़ लिया। झुकर संस्कृति और झांगर संस्कृति भी पढ़ लिया, रिपीट बस कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा याद हो जाए। और अलंकृत हाथी पढ़ लिया, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पक्षी पढ़ लिए, और लिपस्टिक अवशेष पढ़ लिए, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा एक और चीज थोड़ा सा जिक्र करिए, है ना, मैं भी अगर कुछ और हम बचा के रखे हैं, लेकिन एक ही दिन सारा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो सारा दिमाग में नहीं आएगा। थोड़ा सा एक और साइड से फेमिलियर हो जाइए लोथल के बारे में, ठीक है। तो अभी मोहनजोदड़ो आप लोगों ने देखा, चनहुदड़ो देखा, अब थोड़ा सा लोथल के बारे में आप फेमिलियर हो, लोथल क्या था, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो प्लस चनहुदड़ो प्लस हड़प्पा, ये तीनों कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब आप लोग कहाँ देखा, पाकिस्तान में। अब जो आप साइड देख रहे हैं लोथल, यह कहाँ के देख रहे हैं, इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में कहा, गुजरात में। गुजरात के कौन सा जिला में, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद से चुनाव लड़ते थे ना आपके, अभी लड़े हैं, कौन लड़ते हैं, आपके जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, अहमदाबाद से ही तो चुनाव लड़ते हैं। या गुजरात के अहमदाबाद जिले में कौन सा नदी, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अगर लोथल के बारे में पूछा जाए, लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। खुदाई कौन करवाया था 1957-58 में, रंगनाथ राव, ठीक है। मजुमदार कराए थे चनहुदड़ो का, चनहुदड़ो का याद हो गया होगा, मजुमदार कराए थे। उसी तरीके से लोथल का रंगनाथ राव 1957-58 में, 1957-58 में। बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृद भांड, बंदरगाह तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लोथल के काफी फेमस है बंदरगाह, इसका सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। 214 गुने 36 मीटर का था डायमेंशन इसका, उसके बाद इसका डेप्थ कितना था, थोड़ा सा ये सब हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, सारा जो जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे विशिष्ट मृद भांड भी मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है, सील मिल रहा है, बाट और माप और पाषाण उपकरण, ये सब मिलेगा। साथ साथ 3 युग्मित समाधि, यानी कि युग्म समाधि मिला है, एक ही साथ दो दो लोग को समाधि किया हुआ मिला है, 3 मिला है, ठीक है। 3 युग्मित समाधि के भी उदाहरण मिले हैं। और लोथल का पूर्वी भाग में स्थित बंदरगाह जो था, है ना, जिसको गोदी बोलते हैं, बंदरगाह को गोदी भी बोला जाता है, उसका डायमेंशन कितना था, 214 गुना 36 मीटर था, और डेप्थ उसका कितना था, 3.3 मीटर था। बड़ा ही अच्छा था, है ना। थोड़ा सा बंदरगाह के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब टाउन प्लानिंग के बारे में, जब उस समय हम लोग पढ़ेंगे। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे हैं। और अवशेष में क्या मिलेगा, धान, यानी कि धान का सच कहाँ से, लोथल से, जिसको चावल भी बोल रहे हैं। फारस की मुहर भी वहीं से मिलेगा। घोड़े की लघु मृतियों का अवशेष भी वहां से मिलेगा। और समुद्र के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट स्थल था। अगर ट्रेड वाई पूछा जाए कि ट्रेड वाई सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल सबसे सुपर था, क्या बोलेंगे, लोथल सुपर था, क्योंकि यहाँ से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हो रहा है, ठीक है। लोथल से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हो रहा है, क्योंकि समुद्र से भी
जुड़ा हुआ है लोथल, राइट। अब ये डॉकयार्ड आप देखेंगे, है ना, लोथल के बारे में। सागर तट पर स्थित यह पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। और क्या मिला है, ये सब तो आप लोगों ने देख लिया। फारस की मुद्रा, यानी कि फारस की मुद्रा यानी कि इंडिया जो है पर्चिया के साथ, फारस के साथ क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तभी तो फारस की मुद्रा इंडिया में मिल रहा है, लोथल में मिल रहा है। चीन मिल रहा है, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और देखना है एक चीज और है, नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यानी कि इस तरीके से इसने अपना डेवलपमेंट किया कि हड़प्पा का ही एक तरीके से छोटा रूप है, मोहनजोदड़ो का ही एक तरीके से छोटा रूप इसको कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से काफी हो रहा है हड़प्पा से, राइट। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, डॉकयार्ड है, ठीक है। बंदरगाह जिसको आप कह रहे हैं, जहाज की गोदी, डॉकयार्ड अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे बृहदस्नानागार, ठीक है, अन्नागार, ये सब किसकी विशेषता है, मोहनजोदड़ो के। उसी तरीके से अगर डॉकयार्ड के बारे में आए, ठीक है, बंदरगाह के बारे में आए, तो लोथल की विशेषता मानी जाएगी, ठीक है। और ये सब आप लोगों ने देख लिए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन बताइए, कुछ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा, कुछ बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ आइडिया दीजिए। और जिसको आता है तो थोड़ा सा चैट करिए, चैट करके इसका आंसर बताइए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी को जो कुछ भी आता है इसका आंसर रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा। बताइए, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल है, पहला क्वेश्चन ऐसे गेस के आधार पर है, आप लोग गेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है विलक्षण है क्योंकि वो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, मतलब विलक्षण का मतलब क्या हुआ कि कैसे डिफरेंट है, ठीक है, कैसे और उससे डिफरेंट है, उसमें क्या चीज होता है कि और उससे डिफरेंट होता है ना, तो उस चीज को बताना है। कल्चर पे यानी संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर, ठीक है। तो अभी जो आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में देखेंगे कि हिस्ट्री जो है उसका कल्चर जो चेंज हो रहा है या सिविलाइजेशन है, राइट, तो किस कारण से सिविलाइजेशन चेंज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि कैसे मानव जो था पाषाण काल की कुछ और विशेषता थी, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की कुछ और विशेषता रही, सिंधु सभ्यता तक आते थे कुछ और विशेषता रही। ये सब विशेषताएं क्यों हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी चेंज हो रहा है। पहले हम क्या है, फूड का कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, पहले हम क्या थे, शिकारी थे, फूड का कलेक्शन कर रहे थे, उसके बाद हम फूड का प्रोडक्शन करने लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ फूड का प्रोडक्शन, और उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, हम सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे, यानी कि इकोनॉमी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, इकोनॉमी पर, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होता है उसके हिसाब से सोसाइटी भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये सब सिंपल से क्वेश्चन है, लॉजिक वाइज इसको बता सकते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा एक साइट है, ठीक है, हड़प्पा एक स्थल हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है, हड़प्पा किससे संबंधित है, मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है, चनोदड़ो, लोथल, रंगपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, मांदा, दैमाबाद, धौलावीरा, ये सब राइट किसी से भी आ सकता है। तो किससे संबंधित रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रहेगा, राइट। उसी तरीके से बिहार में किसी सारण में मिला है जो चिरान, तो चिरान किससे संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता से थोड़ी है, वो तो नौपाषाण सभ्यता से है। तो कई बार ऐसे साइड दे देगा, बिरहानपुर है, पांडु राजा डिबी है। तो ऐसे हम लोगों ने पाषाण काल की जो चीज चर्चा किया था ना वो सब, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े थे ना अभी पाषाण काल में, सोन घाटी किससे है, बेलन घाटी किससे संबंधित, टेरी समूह किससे है, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली किससे है, अतिरमपक्कम किससे है, राइट। ये सब सारे किससे किससे कौन कौन रिलेटेड है, तो उसी तरीके से पूछता है। तो हड़प्पा जो साइट है किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है, राइट, सिंधु सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा साइट तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। और सिंधु सभ्यता किस प्रकार का इतिहास है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी कि किस टाइप के इतिहास से संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से है, आधे ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से है। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता की शुरुआत की थी तो फर्स्ट डे में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था। चाहे हम लोग इतिहास पढ़ने की भी शुरुआत किए थे तो हम लोग 3 टाइप से पढ़े थे। क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल होता है, एक ऐतिहासिक काल होता है, एक आधे ऐतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जहाँ पे है ना कोई एविडेंस नहीं है, स्टोन केवल मिलेगा, पाषाण का उपकरण, पत्थर का उपकरण वगैरह मिलेगा, राइट, क्योंकि वहां पे अभी मेटल्स वगैरह का यूज नहीं हो रहा है, तो उसको पाषाण काल कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसी को 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, राइट। और ऐतिहासिक क्या मिलेगा, ऐतिहासिक काल जहाँ पे आपको एविडेंस मिल रहे हैं, उसको हम पढ़ भी रहे हैं। एविडेंस किसी भी तरीके का हो सकता है ना, एविडेंस आपको आर्कियोलॉजिकल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। एक इतिहास ऐसा है ताम्रपाषाण काल, खास करके सिंधु सभ्यता वाला, यानी कि कांस्य काल वाला, कि जहाँ पे लिखा तो है उन लोगों ने, लिखित साक्ष्य भी है, बट हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको पढ़ सकें, राइट। तो उसको हम लोग आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे ही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना,
तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक युग से। यानी कि मानव ने डेवलपमेंट तो अपना किया, मानव ने अपने सभ्यता के विकास में लिखना पढ़ना तो जान गया, उन लोगों ने अपना तो काम किया है जैसे भी उनकी सभ्यता थी, बट कैसे किया है ना, पिक्टोग्राफिक है ना, चित्रात्मक लिपि है ना हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, तो उसको हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया अभी तक, ये हमारी अभी तक कमी है, राइट। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक युग बोलते हैं। इसमें कौन आता है, सिंधु सभ्यता भी आता है, ताम्रपाषाण भी आता है, क्योंकि ताम्रपाषाण के भी कई सारे साइट जो है प्री सिंधु भी कराता है ना, जैसे अभी आप लोग चनहुद्रो देखे, चनहुद्रो क्या है, प्राक ऐतिहासिक का भी है, मतलब प्राक सिंधु भी है, मतलब सिंधु सभ्यता से पहले का भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नॉन आर्य थी, गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी, बताइए, यदि किसी को आता है इसका आंसर, तो गैर आर्य क्यों रहेगा, क्योंकि सिंधु सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जब आप डिफरेंस करेंगे तो आप यही देखेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच, ठीक है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो वही सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और आर्य सभ्यता जो आएगा वो सब क्या रहेगा, ग्रामीण सभ्यता रहेगा। ग्रामीण सभ्यता को भी अगर आर्य को भी अगर डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा पशुपालन पर डिपेंड, उसके बाद एग्रीकल्चर पर डिपेंड, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर हो, है ना, कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन उसमें भी पशुपालन सुपर रहेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन होगा तभी तो गांव से सप्लाई होगा, सप्लाई होकर शहर में जाएगा, और शहर में जाएगा तो फिर टाउन का निर्माण होगा, ठीक है, क्योंकि टाउन में शहर में बहुत सारे लोगों को खिलाने के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है ना, बहुत सारी चीजों को, केवल अनाज से नहीं होता, बहुत सारी चीज होता है शहर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप देख के डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट है, लिपि है, ठीक है। अब लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाए तो हम क्लासीफाई कैसे कर पाएंगे कि कौन सा लिपि किस काल का है, नहीं पढ़ पाया ना, तो लिपि के आधार पर तो आप उसका क्लासिफिकेशन कर नहीं रहे। टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, नगर नियोजन से कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि नगर नियोजन एक है दूसरा में नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तांबा, कॉपर, कॉपर ऐसा नहीं कि सिंधु सभ्यता में कॉपर नहीं मिल रहा है, कॉपर तो सिंधु सभ्यता में भी कॉपर मिल रहा है, तांबा वैदिक सभ्यता में भी कॉपर मिल रहा है, ठीक है, ताम्र सभ्यता में भी कॉपर मिल रहा है। यानी कि एक जो मेटल्स आ गया वो मेटल ऐसा तो है नहीं कि आगे जाकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमोबेश तो वो चलता ही रहेगा। लेकिन मृदभांड एक ऐसी चीज है ना जिसको आप कर सकते हैं, उसको मृदभांड से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मृदभांड से आप लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि नवपाषाण काल में कैसा मृदभांड चल रहा था, ठीक है, सिंधु सभ्यता में आपको कैसा मृदभांड चल रहा था, राइट, वैदिक सभ्यता में कैसा मृदभांड चल रहा था, इन सब से मृदभांड के बेस पे आप कर सकते हैं इसमें किस किस टाइप का कलर था, ठीक है। जैसे सिंधु सभ्यता के विशेषता में क्या है, काली और लाल मृदभांड है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है इतिहास को पढ़ने का। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, मृदभांड, ठीक है, आर्यों से पूर्व की रखे जाने का, क्योंकि यहाँ पे जो मृदभांड यूज हो रहा है डिफरेंट टाइप का हो रहा है, और वैदिक सभ्यता का जो यूज हो रहा है मृदभांड डिफरेंट टाइप का हो रहा है, तो वो एक इतिहास को क्लासिफाई करने का तरीका मृदभांड एक रहता है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, राइट, इंडस वैली जो कल्चर है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, कैसे भिन्न है उसके बारे में बताना है, कैसे भिन्न है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो शहरी जीवन यानी कि टाउन है, ठीक है, नगरीकरण हुआ था सिंधु सभ्यता, तो बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, पिक्टोग्राफिक जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक जिसको कहते हैं, ठीक है, भाव चित्रात्मक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक, कुछ भी टर्म यूज हो जाता है, भाव चित्रात्मक जिसको कहते हैं, भाव चित्रात्मक। इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल अभाव था, अभी आयरन नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी आयरन नहीं मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आयरन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, आयरन एज बाद में आएगा। सबसे पहले आयरन की खोज कब होगी, 1050 ईसा पूर्व में होगी, यानी कि वैदिक, यानी कि पूर्व वैदिक काल के लास्ट फेज में होगी, उत्तर वैदिक काल के आसपास शुरू होगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। अब स्रोत से आप लोग कुछ कुछ बता दीजिए, कुछ कुछ तो आपको आइडिया होगा ही। शिलालेख, शिलालेख या अभिलेख किससे मिला है, ये तो अभिलेख की शुरुआत आपसे कब से होगी, अशोक के काल से होगी, तो अभी तो शिलालेख वगैरह नहीं होगा। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, लेख तो है, ठीक है, लेकिन उस पर लिखा हुआ क्या है उसके बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं है,
मतलब कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, तो ये अभी नहीं होगा। पुरातात्विक खुदाई यानी कि जो मृदभांड मिल रहा है, जो अन्नागार मिल रहा है, जो स्नानागार मिल रहा है, राइट, जो लोथल मिल रहा है, ठीक है, गोदीबाड़ा वगैरह, इनसे, है ना, इन सब चीजों क्या कर रहे हैं हम, पता कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के इतिहास का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, बताइए कौन सा प्रकाश डालेगा सिंधु सभ्यता के, सिंधु घाटी की सभ्यता पर। तो शिलालेख, शिलालेख तो अशोक के समय में शुरू होगा, है ना, जेम्स प्रिंस से पहला व्यक्ति आएंगे जो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ेंगे, तो शिलालेख अभी नहीं होगा। पुरातत्व संबंधी खुदाई, ठीक है, पुरातत्व संबंधी खुदाई ये बिल्कुल सही ये होगा, लेकिन बाकी चीजों को देखिए। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, बर्तनों के मोहरों पर लिखावट तो मिलेगा, लेकिन लिखा हुआ अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसीलिए तो आधे ऐतिहासिक काल का आ रहा है। धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक के बारे में ऐसा कुछ है नहीं सिंधु सभ्यता में, ठीक है, कि कोई रिलीजियस ऐसा मंदिर मिला है, रिलीजियस ऐसा कुछ बुक मिला है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में भी हम लोग डिटेल्स काफी पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता में कौन से वर्ग शासन करते थे, ठीक है, तो कोई पुरोहित वर्ग का शासन नहीं करते थे, है ना, क्योंकि मंदिर का साक्ष्य नहीं है, रिलीजियस बुक का साक्ष्य नहीं है, राइट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई, क्या पाई गई है, बताइए इसके बारे में, ठीक है। अब तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा क्या पाई गई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पे क्या है, बेसिकली जो पाई गई है, मोहर पाई गई है, ठीक है। सील, सील काफी मात्रा में मिला है। मोहर कहाँ से मिल रहा है, चंद्रोल में इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, इंडस्ट्री भी एक तरीके से, राइट। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, हथियार औजार ये सब तो ऐसा ऐसे कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है। और मेन मोहर है इसका, मंदिर है नहीं वहां पे, ठीक है। और लिपि तो है, लेकिन लिपि हम लोगों ने अभी पढ़ नहीं पाया, तो जो भी मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से मोहर रहेगा, ठीक है। ये बताइए इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा सा मैच करा कर देखिए, राइट, मैच कराकर इसका क्या आंसर होगा देखिए। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने जब वहां पे देखा था, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो उसमें से कई बार कुछ कुछ क्वेश्चन आ भी जाएगा, राइट। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये जो है ना मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट इनका नहीं है, एम रफी मुगल का नहीं है, ठीक है। ईजीएच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, सुमेरियन सभ्यता, मैके से हम लोगों ने पढ़ा था। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये भी सही है। अमलानंद घोष बोले हैं हड़प्पा सभ्यता को पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुई, इसको आप लोग सही करेंगे क्योंकि अमलानंद घोष का स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, गलत आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एम रफीक मुगल का आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग में नहीं भी आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैच करा लीजिए कि जो मैके थे, है ना, मैके किससे संबंधित थे, मैके आपके चंद्रोल से संबंधित है ना, चंद्रोल की खुदाई से, तो मैके वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा, सुमेरियन, सुमेर से, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता भी यहीं पे है ना, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब अभी यहीं पे आएगा। मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के विचार का प्रवचन। और अमलानंद घोष क्या बोले हैं कि धीरे धीरे यानी कि प्राक हड़प्पा ही आगे जाकर के अपग्रेड हुआ और सभ्यता, सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता आई। तो बस थैंक यू सो मच, यही आज का क्लास था। और बाकी अभी कुछ और साइट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अभी और रह गए। आज तो हम लोगों ने 3 साइट्स कंप्लीट किया और कुछ डिटेल्स भी कंप्लीट किया, एक कल किया था 4, अभी 4-5 साइट्स और रहेंगे, थोड़ा उसको भी देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच क्लास के लिए।